टीजीटी कमीशन एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 28 होगी। पिछले 27 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और जो नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं इस वीडियो के साथ उनको बता दूं 1000+ क्वेश्चंस की हम सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं फॉर टीजीटी एग्ज़ाम। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर एक एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। जैसे ही आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे आपको खुद पता चलेगा कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। एक क्वेश्चन के साथ अदर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रहते हैं उन्हें भी हम साथ में कवर करते हैं। तो ध्यानपूर्वक पढ़िए, मेहनत करिए। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और पेड क्रैश कोर्स के क्वेश्चंस आपके ये होते हैं कि इसमें क्या क्या मिलता है, कितनी वैलिडिटी होती है एंड सो ऑन। तो दोस्तों इसमें आपको डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स, पीडीएफ्स, नोट्स, पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस सब कुछ मिलेगा। कितनी फीस है, वैलिडिटी क्या है एंड सो ऑन। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप जरूर करें। हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करना, वीडियो को पॉज करके आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में ही बैठे हैं। पहला क्वेश्चन जो है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया। तो ये लोकेटेड है दोस्तों कहाँ पे? ये हमें देखने को मिलता है कोलकाता में। तो ए इज़ राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है और ये जो क्वेश्चन है ये तो करोड़ों बार पूछा जा चुका है, क्योंकि एकमात्र भारत का सक्रिय ये ज्वालामुखी है। इंग्लिश में से एक्टिव वोल्केनो कहा जाता है। बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बोलने का मतलब ये है कि बैरन द्वीप जो है, बैरन आइलैंड, ये कहाँ है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, बैरन आइलैंड हमें देखने को मिलता है अंडमान निकोबार में। ठीक है, तो निकोबार को आप थोड़ा सा निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये हमें अंडमान आइलैंड में देखने को मिलता है। अंडमान और निकोबार दोनों को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। तो ये क्वेश्चन करोड़ों बार पूछा जा चुका है, आपको ये याद रखना है। हाल ही में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित घटमपुर थर्मल पावर प्लांट डैश में स्थापित किया जाना है या फिर किया जाएगा या फिर किया गया, कुछ भी हो, बस आपको ये याद रखना है घटमपुर थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, किस राज्य में है? तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक काफ़ी प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या फिर नेशनल पार्क है, उसका नाम कमेंट करके ज़रा बताओ, क्योंकि एकमात्र प्रमुख नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में। अभी पता चल जाएगा कि कितनी तैयारी आप कर रहे हैं फॉर दिस एग्ज़ाम। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? 3 जो हैं दोस्तों ये गैर पारंपरिक स्रोत हैं और एक जो है ये नहीं है। गैर पारंपरिक वो होते हैं दोस्तों जो हमेशा के लिए अवेलेबल रहेंगे ही रहेंगे। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। यहाँ पे जो आप नेचुरल गैस देख रहे हो, गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है, ये एक पारंपरिक स्रोत है जो कि कुछ समय बाद ख़त्म हो जाएगा। तो आपको ये भी याद रखना है। बाकी सौर ऊर्जा हो गई, वायु ऊर्जा, ज्वार शक्ति, ये सभी क्या हैं? गैर पारंपरिक स्रोत। तो इनके उदाहरण हमेशा पूछे जाते हैं। दोस्तों ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? इनसाइडर ट्रेडिंग का काम जो है दोस्तों ये होता है शेयर मार्केट में, और शेयर मार्केट के बारे में तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे निफ्टी देखने को मिल जाता है, सेंसेक्स देखने को मिल जाता है, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड सो ऑन। तो इन चीज़ों को भी अच्छे से देख लेना। और ये जो शेयर मार्केट है इसको कौन रेगुलेट करता है इंडिया में? उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइएगा ज़रा कमेंट करके, और उसके चेयरमैन कौन हैं, उसको एस्टैब्लिश कब किया गया था, ये डिटेल बता सकते हो तो बताइएगा। दो क्वेश्चन जो मैं पूछता हूँ अगर आपको नहीं आते हैं तो आप कमेंट कीजिए कि सर हमें बताइए, हमें पता नहीं चल रहा है, या फिर मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर। दोस्तों आपकी तरफ से कोई ना कोई प्रतिक्रिया आनी चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ।
ऐसे मुझे क्या पता चलेगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। नेशनल सिक्योरिटीज़ डिस्पोजिटरी या फिर डिपोजिटरी लिमिटेड इज़ एन इंडियन सेंट्रल सिक्योरिटीज़ डिपोजिटरी। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन। राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड। हिंदी थोड़ी सी ज़्यादा कठिन है, इसलिए इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं आप। एक भारतीय केंद्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार है। इसे कब स्थापित किया गया था? नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपोजिटरी लिमिटेड। तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था दोस्तों 1996 में, 1996 में। तो बी इज़ राइट आंसर। पॉलिटी का क्वेश्चन है ये और काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है? अब ये सत्र क्या होते हैं संसद के, तो आपको पता ही है, बरसात शुरू हो चुकी है, तो अब मानसून सत्र हमें देखने को मिलेगा इंडियन पार्लियामेंट में। बजट सत्र भी होता है एक, और विंटर सेशन भी होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे क्वेश्चन ये बना है कि कम से कम समय कितना होना चाहिए 2 सत्रों के बीच में? तो दोस्तों कम से कम 6 महीने, ठीक है, या फिर अधिकतम आप जरूर देखिए, क्योंकि ये एक उचित शब्द होगा। 6 महीने से ज़्यादा अंतराल नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने हो सकता है, और कम तो इसमें कहीं भी वर्णन नहीं है। जल्दी भी हो सकता है ये सत्र। उसके बाद नेक्स्ट है, संसद और राज्य विधानसभाओं की अतिरिक्त संवेदनशीलता पर रोक कैसे लग सकती है? सपोज करिए कोई भी कानून वगैरह है, उसको या तो विधानसभा बना सकती है, या फिर जिसे हम विधायिका बोलते हैं, या फिर जो दोस्तों लोकसभा है उसे भी हम विधायिका ही बोलते हैं। तो कानून वो बनाएगी और कार्यपालिका उसका कार्यान्वयन करेगी, और न्यायपालिका देखेगी क्या ये सही कानून है या नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इन संवेदनशीलताओं को कौन रोक सकता है? ये सारा काम होता है दोस्तों न्यायपालिका का। और न्यायपालिका किसके अंडर ये करती है सब कुछ? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बोला गया है जुडिशियल रिव्यू, जिसे न्यायिक समीक्षा बोला जाता है हिंदी में। और दोस्तों ये यूएसए के संविधान से लिया गया है जुडिशियल रिव्यू, तो इसको भी याद रखिएगा। और ये सब कुछ अनुच्छेद 226 और 227 के तहत होता है। भारत का संविधान आपको ये याद रखना है। और दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये सारा काम होता है न्यायपालिका का। तो अगर मैं न्यायपालिका की बात करूं तो उच्चतम न्यायालय का नाम सबसे पहले आएगा। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 32 और 136, ये सब कुछ जुडिशियल रिव्यू के बारे में ही वर्णन करते हैं, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, किस राष्ट्र से भारतीय संविधान ने राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा को अपनाया है? इंग्लिश में से बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। ये चीज़ें आपको तब पता चलेंगी जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। दोस्तों DPSP जो है ये बेसिकली सरकार को ये निर्देश देती है कि कार्य कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ DPSP की, ये कंसेप्ट लिया गया है किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से? आयरलैंड। तो ए इज़ राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। आपको ये बताना है दोस्तों जो अमेंडमेंट्स होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो किस देश के संविधान से प्रणाली या फिर सिस्टम लिया गया है? कमेंट जरूर करिएगा। अगर पता नहीं चलता आंसर्स का, कमेंट बॉक्स देखिए, काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स डेली इन वीडियोस को देखते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। आप भी करिए, चाहे गलत ही क्यों ना हो, मैं उसे सुधारूंगा। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? अब दोस्तों लोकसभा के बारे में बता चुका हूँ कई बार, राज्यसभा के बारे में भी बता चुका हूँ कई बार, लेकिन आज एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। सबसे पहले तो ये देखिए राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों अधिकतम कितने हो सकते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पे निर्वाचित शब्द मैंने इस्तेमाल किया है, इलेक्टेड मेंबर्स। तो दोस्तों सिर्फ 238
सदस्य ही चुने जा सकते हैं वोटिंग से, और हर राज्य के जो MLAs होते हैं वो चुने जाते हैं इसमें। और हिमाचल प्रदेश के 3 हैं, आपको पता ही होगा। तो ये 238 ही क्यों हैं? कभी आपने सोचा इसके बारे में? दोस्तों बड़े ध्यान से देखो, टोटल स्ट्रेंथ हो सकती है 250, ठीक है। और ये सब कुछ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोलता है अनुच्छेद 80 भारत के संविधान का। 250 अधिकतम हो सकते हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि 12 सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत करता है, या फिर इंग्लिश में जिसे हम बोलते हैं कि नॉमिनेट किया गया, ठीक है। तो 12 तो ये हो गए, लिटरेचर, आर्ट्स, सोशल साइंस वगैरह वगैरह से ये लिए जाते हैं 12 लोग, ठीक है। तो बाकी रह गए 238। तो दैट्स वाई ओनली 238 पीपल्स आर नॉमिनेटेड और इलेक्टेड, ठीक है। इलेक्टेड वर्ड आप यूज़ करिए, दिस इज़ बेटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद बनाई या समाप्त किसके कहने पर की जा सकती है? अब दोस्तों कोई भी क्वेश्चन बनता है स्टैटिक जीके का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का, साइंस का, तो उसे जब तक आप करंट अफेयर्स के साथ नहीं जोड़ोगे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कुछ समय बाद भूल जाएगा, ठीक है। तो रिसेंटली आंध्र प्रदेश के जो CM हैं YS जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने दोस्तों एक ऑर्डिनेंस जारी करवाया था जो राज्यपाल हैं वहाँ के, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है आंध्र प्रदेश का वो एबोलिश हो जाना चाहिए। तो इसलिए ये चर्चा में आई बात, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसी भी राज्य में विधान परिषद जो है वो कैसे हटाया जा सकता है? ये हटाया जा सकता है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो भी राज्य विधानसभा होगी उसमें प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तो YS जगनमोहन रेड्डी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, राज्य विधानसभा में उनकी मेजॉरिटी है तो आसानी से ये बिल पास हो जाता। लेकिन दोस्तों उसके आगे पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा, राज्यसभा में भी ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ये टफ था, इसलिए उन्होंने जो वहाँ के राज्यपाल थे उनको बोला कि आप एक अध्यादेश जारी करो, ऑर्डिनेंस जारी करो और इसको रिमूव कर दो। तो ये काफ़ी चर्चा में रही बात। अब दोस्तों ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसके बारे में जानकारी हमें किस अनुच्छेद में मिलती है? भारत के संविधान के 169, इसको भी याद रखिएगा। और आप सभी का क्वेश्चन ये भी होगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल किन किन स्टेट्स में है, तो रट लेना। हालांकि जम्मू और कश्मीर जो है यहाँ पे अभी तक कोई वोटिंग वगैरह नहीं हुई है और पता नहीं कब तक होगी, तब तक हम नहीं बोल सकते कि इस केंद्र शासित प्रदेश में क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा या नहीं। तो इसको फिलहाल आप रिमूव कर लेना। बाकी यहाँ पे जो स्टेट्स लिखे हैं, आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, उत्तर प्रदेश, इन सभी में क्या है? विधान परिषद। और मैं आपको करोड़ों बार बता चुका हूँ, विधान परिषद जो है ये बिल्कुल राज्यसभा की तरह होता है, जिस तरह केंद्र सरकार की जो राज्यसभा होती है उसमें। और अगर मैं स्टेट की बात करूं तो लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद। निम्नलिखित में से आलू का कौन सा हिस्सा खाने योग्य है? आलू का कौन सा हिस्सा हम लोग खाते हैं? दोस्तों वो होता है तना। तो ए इज राइट आंसर। गुब्बारों में आमतौर पर कौन सी हवा भरी जाती है? 2 हवाएं जो हैं वो बहुत ही हल्की होती हैं, हवा से भी हल्की, यानी कि नाइट्रोजन से भी हल्की। इसलिए गुब्बारे जब छोड़ते हैं हाथ से तो उड़ जाते हैं ऊपर की तरफ। पहली तो ये गैस होती है हाइड्रोजन, लेकिन दोस्तों हाइड्रोजन आग बड़ी जल्दी पकड़ती है, इसलिए गुब्बारे में नहीं भर सकते इसे। तो यहाँ पे दूसरी जो गैस होती है वो होती है हीलियम। सो हीलियम इज़ राइट क्वेश्चन, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है, मानव के लिए शोर को सहनीय सीमा लगभग डैश है। टॉलरेट लिमिट ऑफ नॉइस फॉर ह्यूमन बीइंग। कितना शोर शराबा एक मनुष्य सुन सकता है? तो उसकी जो दोस्तों सीमा है वो है 85 डेसिबल। और दोस्तों ये भी याद रखना कि नॉइस जो होता है, शोर जो होता है, उसे डेसिबल्स में हम
क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। तो 85 डेसिबल से ज़्यादा अगर कोई ध्वनि आती है तो मनुष्य के कान फट सकते हैं। ठीक है, तो बी इज़ राइट आंसर। उसके बाद दोस्तों हैलोजन जो है नॉन मेटल्स का एक ग्रुप है, पीरियोडिक टेबल आप देखते हैं उसमें, तो इनमें सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील या फिर रिएक्टिव गैस कौन सी है? तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, जो फ्लोरीन है ये सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है। बाकी आप सभी का क्वेश्चन अब ये भी हो सकता है कि हैलोजन में कौन कौन सी गैसेस इंक्लूड होती हैं, तो बड़े ध्यान से देखना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। तो ये 5 तत्व हैं जो हैलोजेंस में आते हैं, काफ़ी रिएक्टिव होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं, ये भी याद रखना। भारतीय संविधान के तहत भारतीय चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो जैसे ही चुनाव वगैरह शुरू होते हैं तो ये काफ़ी चर्चा में आ जाता है अनुच्छेद, और ये अनुच्छेद है दोस्तों 324। क्या आप बता सकते हैं भारतीय संविधान के किस भाग में है ये अनुच्छेद 324? अगर इसका आंसर आप बता सकते हो तो डेफिनेटली आपकी पॉलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय तक होता है? अब दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा ऑप्शंस को देख के ही देना होता है। अगर ईयर्स ना पूछे जाए यहाँ पे और आयु पूछी जाए तो आप सभी वहाँ पे आयु देखेंगे, ओबियसली ऑप्शंस होंगे 60 ईयर्स, 62 ईयर्स, 65 ईयर्स एंड सो ऑन। तो सबसे पहले तो देखो ऑप्शंस में आपको क्या दिया गया है, वर्ष दिए गए हैं। तो अगर जो दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त है वो पूरे 6 साल कंप्लीट कर लेता है इस पद पर तो रिटायर होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 6 साल वो पूरे लगाएगा ही लगाएगा। अगर वो 65 वर्ष का पहले हो गया, सपोज करिए किसी व्यक्ति की आयु 64 वर्ष है और वो मुख्य चुनाव आयुक्त बनता है, तो सिर्फ 1 साल बाद ही वो रिटायर हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट्स आपको समझने होते हैं, रटना कुछ भी नहीं है, अच्छे से कंसेप्ट्स क्लियर करो। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? पंचायती राज आज के समय में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, जब से कोविड-19 का प्रभाव देखने को मिला है, मनरेगा एंड सो ऑन। तो संवैधानिक संशोधन हुआ था पंचायती राज से संबंधित, यह है 73वां संविधान संशोधन। तो इन चीज़ों को अच्छे से देख लो। 1992 में हुआ था, ये भी आप याद रख सकते हैं तो रखिए। और पंचायती राज जो है 243 अनुच्छेद से लेकर के 243 और उसके बाद दोस्तों नगर परिषद वगैरह शुरू होता है। भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण जिसे बोला जाता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसको सेटअप कब किया गया था इंडिया में? इसको सेटअप किया गया था 1851 ईस्वी में। और इसका उद्देश्य क्या था? क्योंकि दोस्तों 1853 में रेल सर्विस स्टार्ट होनी थी, तो उसके लिए कोयला जो है ये ज़रूरी था। तो कोयला को यानी कि कोल को फाइंड आउट करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो बी इज़ राइट आंसर। देशों के समूहों के साथ व्यापारिक समझौतों की औपचारिक प्रणाली को किस रूप में जाना जाता है? सपोज करिए इंडिया है, यूएसए है, ये आपस में व्यापार वगैरह करना चाहते हैं, तो इकोनॉमिक्स की टर्म में हम इसे क्या बोलेंगे? इसको बोला जाता है दोस्तों ट्रेडिंग ब्लॉक्स। तो ए इज़ राइट आंसर। बाकी दोस्तों पेड गैस कोर्स की जानकारी आप व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।